विद्यार्थियों, मैं शशि भूषण तिवारी एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने सदिशों को निरूपित करना सीखा, उनके योग के त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज नियमों के बारे में पढ़ा। तत्पश्चात हमने सदिशों के घटक करने की विधि को सीखा और सदिशों को इकाई सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप का इस्तेमाल करते हुए कैसे लिखते हैं यह सीखा। और सदिशों को आई, जे, के की पद्धति में लिखने के पश्चात हम सदिशों का योग या अंतर कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये भी हमने सीखा। तो इसी क्रम में आज शुरुआत एक छोटे से प्रश्न से करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, फिर आगे हम पढ़ाई करेंगे। कल्पना करो कि एक राम नाम का व्यक्ति घर से निकलता है और घर से निकलने के पश्चात 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में विस्थापित होता है। N फॉर नॉर्थ, उत्तर। एक व्यक्ति घर से निकला और 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला। इसके पश्चात यह व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में चला, नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व की दिशा, नॉर्थ ईस्ट की दिशा उत्तर पूर्व की दिशा है। तो उत्तर पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर विस्थापित हुआ और फिर वही व्यक्ति 2 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है, वेस्ट। एक व्यक्ति घर से निकला, 4 किलोमीटर उत्तर चला, 5 किलोमीटर पूर्वोत्तर की दिशा में चला, नॉर्थ ईस्ट, और अंत में वह 2 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलता है। उसका कुल विस्थापन ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है इस व्यक्ति का कुल विस्थापन क्या हुआ। आप चाहें तो इस प्रश्न को वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। अपना पूर्ण प्रयास करने के बाद आप मेरे हल को देखिए। इस प्रश्न में 3 विस्थापन सदिश बताए गए हैं और हमें तीनों विस्थापन सदिशों को जोड़ना है। हमें 3 विस्थापन सदिश दिए गए हैं और हमें इन 3 विस्थापन सदिशों को जोड़ना है। पहला विस्थापन सदिश 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, दूसरा 5 किलोमीटर पूर्वोत्तर और तीसरा 2 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में। एक आसान तरीका यह होगा कि हम पूर्व उत्तर दिशा में, पूर्व और उत्तर की दिशा में अपने धनात्मक x अक्ष और y अक्ष की दिशाओं को ले लें। ऐसा हम दिशा बोध के लिए एक चित्र बना लेते हैं। यह पूर्व की दिशा है, इसको धनात्मक x अक्ष की दिशा मान ली। यह उत्तर की दिशा है, इसको धनात्मक y अक्ष की दिशा मान ली। निश्चित रूप से यह पश्चिम की दिशा है और यह दक्षिण की दिशा है। जो पहला विस्थापन सदिश है वो 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। उसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं कि पहले विस्थापन सदिश को हम किस प्रकार दर्शाएंगे और उसे हम क्या लिखेंगे। यह विस्थापन सदिश है। विस्थापन को मैं R से सूचित कर लेता हूं। पहला विस्थापन R1 उत्तर दिशा में है और इसका परिमाण है 4 किलोमीटर। इस विस्थापन सदिश को हम IJ प्रणाली में 4J कैप लिख सकते हैं। किलोमीटर इकाई है 4J कैप, क्योंकि यह एक सदिश है जिसका परिमाण 4 है और इसकी दिशा उत्तर दिशा अर्थात y अक्ष की दिशा में है। जो दूसरा विस्थापन है
वो 5 किलोमीटर है पूर्व उत्तर की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। इस विस्थापन सदिश की दिशा न तो एक्स अक्ष की दिशा में है और न ही यह वाई अक्ष की दिशा में है। ध्यान देंगे, जो दूसरा विस्थापन सदिश है उसकी दिशा न तो एक्स अक्ष की दिशा है न ही वाई अक्ष की दिशा है। यह सदिश एक ऐसी दिशा में है जो शायद हमें बहुत पसंद नहीं है। एक नया चित्र बना लेता हूं। यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष, ये उत्तर, ये पूरब, और जिस सदिश की चर्चा हम कर रहे हैं वह सदिश पूर्व और उत्तर के बीचों बीच, ये R2 दूसरा विस्थापन सदिश है। पूर्वोत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा का अर्थ होता है नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, यह दूसरा सदिश है हमारा R2। इस सदिश के हम दो घटक कर देते हैं क्योंकि यह हमारी पसंद की दिशाओं में नहीं है, तो इसके दो टुकड़े कर देंगे। इसके स्थान पे हम दो सदिश अपना लेंगे। तो इस सदिश के दो टुकड़े करने के लिए इसके शीर्ष से हमने एक लंब डाला एक्स अक्ष पर, यह लंब डाला वाई अक्ष पर, और अब हम सोचते हैं कि दिया हुआ सदिश इन दो सदिशों के योग के बराबर है। और अब मेरी क्लास को जरूर यह याद हो चुका है कि यदि इसका परिमाण 5 है तो यह जो रेखाखंड है इसकी लंबाई या इस सदिश का परिमाण 5 cos 45 डिग्री होता है। सदिश जिस दिशा से थीटा कोण बना रहा है उधर उसका घटक cos थीटा से प्राप्त होता है। cos थीटा 1/√2 होता है, इसलिए यह 5√2 हो गया। ठीक इसी प्रकार यह सदिश जो दूसरी लंबवत दिशा में है इसकी लंबाई साइन से प्राप्त होती है, साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होती है, अर्थात इस सदिश का परिमाण भी 5√2 हुआ। तो ये जो दूसरा विस्थापन सदिश है R2, इसको हम लिख सकते हैं, इस दूसरे विस्थापन सदिश को हम लिख सकते हैं 5/√2 i कैप और 5/√2 j कैप। तो 5/√2 r कैप ये दूसरा विस्थापन सदिश R2 हम लिख सकते हैं 5/√2 i कैप प्लस 5/√2 j कैप। मेरे जो दोस्त ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे हैं उसमें से कुछ लोग निश्चित रूप से कंफ्यूज हो गए होंगे। वह ऐसा सोच रहे हैं कि राम घर से निकलकर 4 किलोमीटर उत्तर चला, यहां पहुंच गया। अब यहां से वो उत्तर पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चला, तो हमने अपने चित्र में इस सदिश को यहां मूल बिंदु पे कैसे दिखा दिया। तो ध्यान देना, हम अभी सदिशों को जोड़ नहीं रहे हैं। यदि जोड़ना होता, इस सदिश को इस सदिश से जोड़ना होता तो ठीक पहले के सिर पे दूसरे की पूंछ रख के बनाते। अभी हम जोड़ नहीं रहे, हम इस सदिश को घटकों के रूप में लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सदिश कहीं भी हो, राम तो मैदान में चला है, इस बोर्ड पर तो चला नहीं है। ये विस्थापन एक काल्पनिक राशि है, एक भौतिक राशि है जो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में होती है। उसको व्यक्त करने के लिए हम रेखाखंड बनाते हैं। इस रेखाखंड को कहाँ बनाया जाए, यहाँ बनाया जाए, यहाँ बनाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी ही बड़ी रेखा इसी दिशा के समानांतर यदि हमने मूल बिंदु पर बना दी तो भी ये उसी सदिश को व्यक्त कर रहा है। या आप ऐसा सोच सकते थे कि यहाँ पर एक्स अक्ष की दिशा ये ले लो, ये वाई अक्ष की दिशा है ही, ये 45 डिग्री का कोण है, यहाँ पे इसके घटक कर दो। पर मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि जो भी सदिश दिए गए हैं उन सभी सदिशों को एक एक करके अलग अलग चित्रों में मूल बिंदु से दर्शाइए। सभी सदिशों को अलग अलग चित्रों में मूल बिंदु से ही बनाइए और उनके घटक करके उनको आई जे की प्रणाली में लिखिए। पहला विस्थापन सदिश ये है, ये दूसरा विस्थापन सदिश हो गया। तीसरा विस्थापन जो राम का हुआ था उसके बारे में कहा गया कि तीसरा विस्थापन 2 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में हुआ। तो ये तो बड़ा ही सरल है, 2 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में अगर विस्थापन हो, इसी चित्र में दिखा देता हूं, इसे अलग से चित्र बनाने की आवश्यकता है नहीं।
ये तीसरा विस्थापन है R3। तो R3 को हम क्या लिख सकते हैं? R3 को लिखा जा सकता है -2i कैप। ये ऋण x अक्ष की दिशा में 2 परिमाण का सदिश है। राम ने 3 विस्थापन किए, पहला विस्थापन, दूसरा विस्थापन और ये तीसरा विस्थापन। हमें इन तीनों विस्थापन सदिशों को जोड़ना है, इन तीनों विस्थापन सदिशों को जोड़ना है। ध्यान देना, इन तीनों विस्थापन सदिशों को जोड़ने के लिए हम कुल विस्थापन या परिणामी विस्थापन जानने के लिए हम इन सदिशों को जोड़ देंगे। सदिश के योग के नियमों के अनुसार हम इन सदिशों को जोड़ देंगे। अभी क्या स्थिति है? R1 जो है वो 4j कैप है, 4j कैप, ऐसा, ठीक है। बल्कि मैं ऐसा लिख देता हूं, आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में। R1 सदिश को पुनः लिख देता हूं 0i 4j। R2 सदिश को लिख देता हूं 5/√2i 5/√2j। और R3 सदिश को लिख सकते हैं हम -2i 0j। इन सभी का योग परिणामी सदिश, x घटकों को एक साथ जोड़िए। 0 5/√2 -2 5/√2 -2 i कैप एवं 4 + 5/√2 j कैप, 4 + 5/√2 j कैप। यही हुआ हमारा परिणामी सदिश। हम चाहें तो इसको डेसिमल में, दशमलव में भी लिख सकते हैं। √2 का मान लगभग 1.4 मान लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 1.4, 5 को डिवाइड करना है 1.4 से, तो ये 50/14 हो गया, अर्थात 25/7 हो गया। ये 3.6 के लगभग, तो ये हो गया 3.6 - 2, ये लगभग 1.6 आई कैप, ठीक है। उसी प्रकार से इसकी गणना भी कर लेते हैं। 5/√2 का मान अभी निकाला, लगभग 3.6, लगभग, तो 4 और 3.6 7.6 जे कैप। यही है राम का कुल विस्थापन। कोई पूछे उसके विस्थापन का परिमाण क्या है, राम अपने घर से कितनी दूरी पे है, अभी है 3 विस्थापनों के पश्चात राम अपने घर से कितनी दूरी पे है, ये उसका परिणामी विस्थापन है और यह उसका परिमाण है। इतने किलोमीटर दूर है वो राम अपने घर से। इसकी गणना आप स्वयमेव कर लीजिएगा। तो इस प्रकार खास करके जब हमें कई सदिशों को जोड़ने को कहा गया हो, तो एक आसान विधि यही है कि हम सदिशों को i j k के प्रारूप में लिख लें और तत्पश्चात उन सभी को इकट्ठा जोड़ दें। आप एक बार पूरे प्रश्न को एक साथ अगर देखना चाहें तो मैं इसको ऐसा छोटा कर देता हूं। अगर आप नहीं लिख पाए हों हल तो लिख लें। यह हमने सबसे पहले प्रथम सदिश को लिखा 4j कैप, फिर दूसरे सदिश के 2 घटक किए, इसको ऐसा लिखा। तीसरा सदिश बड़ा ही सरल था, -2 i कैप। तीनों सदिशों को ऐसा लिख के x घटकों को एक साथ, y घटकों को एक साथ जोड़ दिया। इस प्रकार हमें परिणामी सदिश प्राप्त हो गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सदिशों को घटकों के रूप में लिखने के बाद उनके जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। साथ में
इस तरह की गणना भी बेहद आसान है। कल्पना करो मैंने तुम्हें दो सदिश दिए हैं, 2i प्लस जे माइनस के, और एक सदिश दिया है i प्लस 2j प्लस 3k, और कल्पना करो कि एक और सदिश दिया है 3i प्लस 3j प्लस 0k, और मैं आपसे पूछता हूं ज्ञात करें a प्लस 2b माइनस c। एक सदिश r ज्ञात करें जो व्यक्त होता है a प्लस 2b माइनस c से। a प्लस 2b माइनस c का मान ज्ञात करें। ये बड़ा ही सरल है, आपको सिंपली ये करना है। a, b और c तीन सदिश दिए हुए हैं। b को 2 से गुना करने का तात्पर्य है इसके तीनों घटक दुगने हो जाएंगे। ये 2i हो जाएगा, ये 4j हो जाएगा और ये 6k हो जाएगा। और यह प्रक्रिया हम एक झटके में कर सकते हैं इस प्रकार से। a प्लस 2b, a में जोड़ना है 2b को, तो x घटक की बात कर रहा हूं पहले। ये 2 है और ये भी 2 है। 2b का अर्थ है 2i 4j 6k, तो 2i प्लस 2i 4i, a प्लस 2b हो गया, माइनस c माइनस 3i, 2 जोड़ 2 माइनस 3, दिस प्लस दिस माइनस दिस, सो 1i। ठीक इसी प्रकार y घटक 1 और ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 और एक 5, उसमें से c को सब्ट्रैक्ट करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 दूना 4 और एक 5, 5 में 3 कम, ये हो गया 2j। a प्लस 2b माइनस 1 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 माइनस 1 अर्थात 5, और यहां तो k है ही नहीं, तो 3 दूना 6 माइनस 1 5, और यहां 0 अर्थात 5, ये हो गया 5k कैप। इस प्रकार एक सदिश को किसी संख्या से अगर गुणा करना हो तो वो भी बड़ा सरल है। आप उसके तीनों घटकों को उस संख्या से गुणा कर दीजिए। तो 2b एक नया सदिश है, 2b सदिश की दिशा b सदिश की दिशा में ही है, और इस तरह की गणनाएं एक बार आपने सदिशों को इस रूप में लिख दिया तो फिर बेहद 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 आसान है। विद्यार्थियों, अब हम सदिशों के अदिश गुणन के बारे में पढ़ेंगे। सदिशों के अदिश गुणन को हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए a और b दो सदिश हैं। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण थीटा है। इन दो सदिशों को एक खास प्रकार से गुणा करने की विधि का नाम है डॉट प्रोडक्ट। इन दो सदिश राशियों को मिला करके हम एक अदिश राशि बना रहे हैं। एक्चुअली इस खास प्रकार के गुणन को हम सांकेतिक रूप से लिखते हैं a डॉट b, इसीलिए नाम है डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अर्थात गुना, डॉट इस बिंदु को कह रहे हैं। तो दो सदिशों के साथ हम एक प्रक्रिया परिभाषित कर रहे हैं, दो सदिशों को एक विशेष प्रकार से गुना कर रहे हैं। ये सामान्य गुना नहीं है, 2 गुना 2 4 नहीं है, ये एक अलग ही चीज है, अलग ही बात हम कर रहे हैं। दो सदिश a और b हैं, इनके इस विशिष्ट प्रकार के गुणन को हम इस संकेत के द्वारा लिखते हैं, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। a डॉट b इसको पढ़ते हैं और इसकी परिभाषा, इस खास प्रकार के गुणन की परिभाषा है a b cos थीटा। ध्यान देना, यहां पर जो a है
यह सदिश ए का परिमाण है, यह संख्या मात्र है, धनात्मक संख्या, यह सदिश ए का परिमाण है। ये बी सदिश बी का परिमाण है, यह भी एक धनात्मक संख्या है, और कॉस थीटा तो निश्चित रूप से एक संख्या है ही। तो हमने दो सदिशों को मिलाकर एक ऐसी राशि बनाई जो अदिश राशि है, इसमें सदिश जैसी कोई चीज नहीं है, ये एक स्केलर है, ये एक अदिश राशि है, यह राशि एक स्केलर राशि है। दो सदिशों का एक विशेष प्रकार का गुणन जिससे हम एक अदिश राशि की का निर्माण कर रहे हैं बेसिकली। जैसे आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट को हम कार्य कहते हैं, बल के द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। अगर एक पिंड के ऊपर ऐसा बल आरोपित हो और यह उसका विस्थापन हो, उदाहरणार्थ ऐसे मान लो, कल्पना करो कि क्षैतिज तल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है और इस पर हम एक रस्सी के द्वारा ऐसा बल लगाते हैं और यह ब्लॉक इस दिशा में आर विस्थापित होता है। यह बल सदिश है, यह विस्थापन सदिश है, इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। हम आगे पढ़ेंगे कि बल के द्वारा किया गया कार्य F गुना R गुना कॉस थीटा को कहते हैं। तो इसे यह सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। भौतिकी में कई अन्य स्थानों पर हमें ऐसी राशियां प्राप्त होती हैं। एक सदिश का परिमाण F, दूसरे सदिश का परिमाण R गुना कॉस थीटा, F गुना R गुना कॉस थीटा, या सामान्य रूप से A गुना B गुना कॉस थीटा, जहां थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। ऐसी राशियां भौतिकी में कई जगहों पर आती हैं, इसलिए इसको एक विशेष नाम दे दिया गया है, इसको एक विशेष संकेत दे दिया गया है। इसका और कोई बहुत विशेष अर्थ निकालने की कोशिश न करें। तो A डॉट B एक विशेष प्रकार से सदिशों के गुणन की प्रक्रिया है जिसकी परिभाषा यह है। यहां ध्यान रखना है कि यह निश्चित रूप से एक अदिश राशि है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। A और B हर हाल में धनात्मक संख्याएं हैं। A और B दो सदिशों के परिमाण हैं और यह दोनों ही धनात्मक संख्याएं। कॉस थीटा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। हम जानते हैं दो सदिशों के बीच का कोण 0 से 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, दो सदिशों के बीच के कोण को हम 0 से 180 डिग्री तक ही लेते हैं, 180 डिग्री से बड़ा नहीं लेते। यह एक सामान्य परिपाटी है। तो दो सदिशों के बीच का कोण 0 से 90 डिग्री तक होता है और हमारे कॉस थीटा का मान धनात्मक होता है जब थीटा न्यून कोण हो, 90 से छोटा हो, और कॉस थीटा का मान ऋणात्मक होता है यदि थीटा अधिक कोण हो। थीटा 90 से 180 डिग्री तक का अगर कोई कोण हो तो 90 से बड़ा अप टू 180 डिग्री अगर कोई कोण है तो कॉस थीटा का मान ऋणात्मक होता है। अर्थात हम इस कंक्लूजन तक तुरंत पहुंच सकते हैं कि राशि A डॉट B धनात्मक होगी यदि A डॉट B पॉजिटिव राशि होगी, अर्थात 0 से बड़ी होगी यदि थीटा एक न्यून कोण है। 90 से छोटा कोण अगर है थीटा तो निश्चित रूप से A डॉट B धनात्मक राशि होगी। ठीक इसी प्रकार A डॉट B ऋणात्मक राशि होगी यदि थीटा एक अधिक कोण है। थीटा यदि एक अधिक कोण है तो विद्यार्थियों ध्यान देना, A डॉट B का मान निश्चित रूप से ऋणात्मक होगा। कॉस 120 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, ये सब ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। साथ में बड़ा ही महत्वपूर्ण, A डॉट B बिल्कुल शून्य होगा यदि थीटा का मान 90 डिग्री है। यदि दो सदिश लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, यदि A और B के बीच का कोण थीटा 90 डिग्री का है तो कॉस 90 डिग्री का मान शून्य होता है, अर्थात A डॉट B का मान शून्य होगा। तो दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है। बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हर हाल में याद रखना है। आइए इस परिभाषा के आधार पे दो सदिशों के
डॉट प्रोडक्ट की इस परिभाषा के आधार पे आप सभी विद्यार्थीगण मुझे इन प्रश्नों का जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, आई डॉट आई इसका मान क्या होगा? आई डॉट आई का मान क्या होगा जी? आई डॉट आई का मान आई नहीं होगा, आई डॉट आई का मान 1 होगा। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट एक संख्या होती है, एक अदिश राशि होती है। ये सदिश होती ही नहीं है, इसमें कोई आई जे के नहीं है, उत्तर में आई जे के हो ही नहीं सकता। तो आई डॉट आई का अर्थ इस परिभाषा के अनुसार अगर हम लिखें तो ए पहले सदिश का परिमाण है, आई कैप मतलब इकाई सदिश, इसका परिमाण क्या है? 1। बी दूसरे सदिश का परिमाण है, दूसरे सदिश का परिमाण भी 1, कॉस 0 डिग्री। आई और आई दो सदिश हैं, दोनों ही एक्स अक्ष की दिशा में हैं, दोनों के बीच का कोण क्या है? 0 डिग्री। तो आई डॉट आई का मान निश्चित रूप से 1 हुआ। 1 गुना 1 गुना 1 कॉस 0 डिग्री 1 होता है। अर्थात हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सभी का मान 1 ही होगा। जिस प्रकार आई डॉट आई 1 है, उसी प्रकार जे डॉट जे भी 1 है, और ठीक उसी प्रकार के डॉट के भी 1 होगा। बड़ा महत्वपूर्ण। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप मुझे ये बताइए आई डॉट जे का मान क्या होगा? आई डॉट जे का मान क्या होगा? बिल्कुल ठीक, 0। क्यों? आई और जे एक्स और वाई अक्षों के अनुदिश दो इकाई सदिश हैं, दोनों लंबवत हैं आई और जे। तो दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हर हाल में 0 होता है। यदि थीटा 90 डिग्री है तो ए डॉट बी 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। इसलिए आई डॉट जे और ठीक इसी प्रकार आई डॉट के और ठीक इसी प्रकार जे डॉट के सभी का मान 0 ही होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट परिणाम हैं, इन्हें हमें हर हाल में याद रखना है। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें बिल्कुल अभी तक शायद समझ में आ चुकी होगी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं होता। मैं आई डॉट जे बोलूं या जे डॉट आई बोलूं, कोई फर्क नहीं होता। ए डॉट बी बोलूं या बी डॉट ए बोलूं, लिखूंगा तो यही, बी डॉट ए मतलब बी ए कॉस थीटा, ठीक वही मान है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ये सदिशों के योग के जैसा है, ए प्लस बी और बी प्लस ए में भी कोई फर्क नहीं होता है। आइए अब यह समझते हैं कि यदि दो सदिश आई जे के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, आई जे के इकाई सदिशों का उपयोग करके दो सदिशों को अगर व्यक्त किया गया है, तो ऐसे दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करना है? बड़ी ही सरल सी प्रक्रिया है, जल्दी से समझ लेते हैं। एक प्रश्न के माध्यम से ही इसको समझ लेते हैं। फर्ज करो दो सदिश ऐसे दिए गए हैं, x1, y1, z1 संख्याएं हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरा सदिश z2, y2, x2 भी संख्याएं। ये दो सदिश हैं। ये दोनों ही सदिश i, j, k के उपयोग से लिखी गई है। हमें ज्ञात करना है a डॉट p। ए डॉट पी विद्यार्थियों पहले एक बार समझेंगे और फिर इस रिजल्ट को हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे। ए के प्रत्येक पद को बी के प्रत्येक पद से गुना करना है। ऐसे इस पद को इस पद से गुना कीजिए। x1 और x2 दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को गुना करके लिख दीजिए x1 x2। i डॉट आई
अभी अभी हमने पढ़ा कि i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के का मान 1 होता है। तो x1 x2 i डॉट आई अर्थात 1 नहीं लिख रहा हूं, x1 गुना x2, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे कर लिया हमने, इसको इससे कीजिए, क्या होगा? 0। i डॉट जे 0, दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0, इसको इससे गुना कीजिए, i डॉट के वो भी 0, वो भी 0। अब a के दूसरे पद को लेते हैं, अब a के दूसरे पद को लेते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, क्या मिलेगा? j डॉट आई पुनः 0, इसको इससे गुना कीजिए, y1 y2 j डॉट जे अर्थात 1, इसको इससे गुना कीजिए, j डॉट के 0। अब बचाइए, इसको इससे करेंगे 0, इसको इससे भी करेंगे 0, इसका गुणन z1 z2 k डॉट के 1, तो z1 z2। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रिजल्ट, इसे सभी विद्यार्थीगण अभी के अभी याद करेंगे। दो सदिश जब इस प्रारूप में दिए गए हों तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना बेहद सरल काम है। दोनों के x घटकों को गुना करके लिखते हैं, दोनों के y घटकों को गुना करके लिखते हैं, दोनों के z घटकों को गुना करके लिखते हैं, तो ये आप संख्या प्राप्त हुई, यह संख्या ही a डॉट b है। तो जल्दी से मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक सदिश है 2i 4j माइनस के और दूसरा सदिश है 5i 5j 30 के। बताइए a डॉट बी क्या होगा? शीघ्रता से बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, सभी लोग इसका उत्तर दीजिए। a डॉट बी का मान बताइए। सभी ने सही बताया। x1 x2 2 गुना 5 10, y1 y2 4 गुना 5 20, z1 z2 -1 गुना 30 -30 अर्थात 0। अब यदि मैं पूछता कि बच्चों ये दो सदिश दिए गए हैं, इन दोनों के बीच का कोण बताओ, इन दो सदिशों को मन में देखना। एक त्रिविमीय सदिश है, ये x है, ये y है और ये z है। अब ये सदिश यहाँ पे कैसा है, ये किस दिशा में है, उनके बीच का कोण क्या है, ये देख पाना तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन गणित का उपयोग करके हमने देखा कि a डॉट बी का मान 0 है। और अभी अभी हमने कई बार खुद को बताया कि यदि दो सदिश के डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों सदिश लंबवत होते हैं। तो हम तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच गए कि सदिश a b के लंबवत है। दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 अंशों का है। ये पक्की बात है यदि दो सदिश के डॉट प्रोडक्ट का मान 0 है। किसी और गणना, किसी और कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों, इन जनरल माने सामान्य रूप से भी हम दो सदिशों के बीच का कोण डॉट प्रोडक्ट के उपयोग से बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न विशेष से पुनः इसको हम लोग समझ लेते हैं। हमसे कहा गया कि इन दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।
आप में से जो लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके निश्चित रूप से ट्राई करें। करना चाहिए, सभी को ट्राई करना चाहिए। इन दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हम पुनः डॉट प्रोडक्ट की परिभाषा का उपयोग करेंगे। आपसे कोई गलती ना हो इसके लिए मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं। यह सिर्फ इसलिए कि आप कोई गलती ना करें। ध्यान दीजिए, ये 1K है, हाँ, इसमें J नहीं है, मैं लिख देता हूं। अब सर्वप्रथम मैं दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट प्राप्त करता हूं, A डॉट P। कैसे प्राप्त करूंगा? x1 x2 1 गुना 2 2, y1 y2 1 गुना 0 0, z1 z2 0 गुना 1 0, अर्थात डॉट प्रोडक्ट का मान है 2। इन दोनों सदिशों के डॉट प्रोडक्ट का मान है, इन दोनों सदिशों के डॉट प्रोडक्ट का मान है 2। अब हमने यह पढ़ा है कि A डॉट B A गुना B गुना कॉस थीटा के बराबर होती है। इसका तात्पर्य हुआ कि कॉस थीटा, थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच का कोण, A डॉट B बाई ए बी के बराबर है। कॉस थीटा का मान A डॉट B बाई ए बी के बराबर है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कॉस थीटा, A डॉट B का मान कितना है बताइए? A डॉट B का मान कितना है बताइए? अब ये भी निकाला आपने, 2। ये जो A हर में लिखा है, नीचे A लिखा है, इसका क्या अर्थ है? यह सदिश A का परिमाण है। कैसे प्राप्त करेंगे? यह दिया हुआ सदिश A है, इसका परिमाण कैसे प्राप्त करेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 0 नहीं लिख रहा हूं, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यह सदिश A का परिमाण है। और यह B क्या है? यह दूसरे सदिश का परिमाण है। दूसरे सदिश का परिमाण 2 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्या निकालेंगे हम? दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने को कहा जाए, सदिश आई जे के प्रणाली में लिखे हों, तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे, A डॉट B। ये यहां लिख दिया A डॉट B। उसको भाग लगाएंगे किससे? A के परिमाण से और B के परिमाण से। तो A और B के परिमाण तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कॉस थीटा 2 बाई, ये हो गया √2 और ये हो गया √5। ऐसा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आशा करता हूं मैं कि आप सभी इतनी बात समझते हैं। अंडर रूट 2/5 अर्थात अंडर रूट 10.4। ठीक है, तो सामान्यतः हम प्रश्न को ऐसा ही उत्तर को ऐसा ही लिख के छोड़ सकते हैं कि कॉस थीटा का मान अंडर रूट 0.4 है, या कई बार मैथमेटिशियंस इसको ऐसा लिखते हैं, थीटा कॉस इनवर्स रूट ऑफ 0.4। तो आपके ऑप्शन A B C D में ऐसा भी लिखा हो सकता है, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 0.4, कॉस थीटा बराबर 2, कॉस थीटा का मान 2 नहीं होता, कॉस थीटा बराबर 0.2, कॉस थीटा बराबर 0.9, ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। ये सही, या ऐसा लिखा हो सकता है थीटा कॉस इनवर्स अंडर रूट 0.4। तो इस प्रकार से हम दो सदिशों के बीच का कोण बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह बात ठीक से समझ में आ गई। तो दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट दो सदिशों के बीच के कोण को ज्ञात करने में हमारे लिए विशेष रूप से मददगार है। इसका ही उपयोग करते हुए शायद अब आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, जो हमने पिछली या उसके पिछली क्लास में कहा था कि हम बाद में सीखेंगे। सदिश A मान लो 2i
प्लस 2j प्लस k, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि सदिश a और z अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करें। सदिश a एवं z अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करें। आप में से कुछ लोग निश्चित रूप से इसको ट्राई करना चाहेंगे, वीडियो पॉज कर दीजिए, ट्राई कीजिए। यही तो हमारे इस कोर्स का मजा है। किसी भी प्रश्न का हल देखने के पहले अपनी तरफ से जरूर सोचें कि क्या आप इसको कर सकते हैं। अधिकांश परिस्थितियों में आप उसे अवश्य कर पाएंगे। जी, सदिश a और z अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करें। अभी अभी हमने सीखा कि किन्हीं भी दो सदिशों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो यह z अक्ष है, x और y अक्ष में नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ z अक्ष को दिखा रहा हूं। यह हमारा दिया हुआ सदिश है। हमें सदिश a और z अक्ष के बीच का एक कोण ज्ञात करना है। क्यों ना हम अपनी इच्छा से, अपनी कल्पना से z अक्ष की दिशा में कोई भी एक सदिश खुद से चुन लें। इस सदिश का नाम हमारी पढ़ाई के अनुरूप आपको लगे, इसके लिए b रख लेता हूं। मान लो b एक सदिश है जो z अक्ष की दिशा में, मान लो z अक्ष की दिशा में b एक सदिश। क्या लिख सकते हैं सदिश b को? 5 k कैप। अगर ये सदिश 5 परिमाण का है तो 5 k कैप, 10 परिमाण का है तो 10 k कैप, 2 k कैप, 7 k कैप, कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे सरल क्या होगा? 1 k कैप, k कैप। भाई अगर आप सदिश b 10 k कैप ले लें, 8 k कैप ले लें, 6 k कैप ले लें, तो भी हमारे प्रश्न का उत्तर वही आएगा। निश्चिंत रहिए, हमने सबसे सरल चुना। z अक्ष की दिशा में एक सदिश की कल्पना करो। सबसे सिंपल सदिश क्या होगा? k कैप, 1 k कैप। तो z अक्ष की दिशा में b एक सदिश है, a दिया हुआ सदिश है। हमें a और b के बीच का ही तो कोण निकालने को कहा गया है। हमसे कहा गया सदिश a और z अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करो। तो z अक्ष की दिशा में हमने एक सदिश का नाम दे दिया b। अब हमसे कहा क्या गया है? a और b के बीच के कोण का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास पुनः दो सदिश हैं, ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है। इनके बीच का कोण निकालना है, इसी विधि से हम निकालेंगे। तो दोनों सदिशों के बीच का कोण, दोनों सदिशों के बीच का कोण हम इस प्रकार लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर a डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। a डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, अर्थात cos थीटा a डॉट बी बाई ए बी होता है। ये cos थीटा का मान हो गया। a डॉट बी निकालते हैं पहले। a डॉट बी बता सकते हैं आप मुझे? सदिश b को हम ऐसा लिख सकते हैं 0i 0j 1k। अब बता दीजिए a डॉट बी। 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 एक और 0, x1 x2 y1 y2, 1 इंटू 1 1। a डॉट बी क्या मिला? 1 डिवाइडेड बाय a का परिमाण। सदिश a का परिमाण क्या है? जरा ध्यान से देखिए। सदिश a का परिमाण है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सदिश a का परिमाण है अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और सदिश b का परिमाण क्या है? 1 सदिश b का परिमाण 1 है। तो ठीक है, ये सदिश a का परिमाण हो गया, सदिश b का परिमाण 1 है। ये आ गया, ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो 1/3। तो cos थीटा का मान 1/3, या हम लिख सकते हैं थीटा जो दो सदिशों के बीच का कोण है वो cos इनवर्स 1/3 है। हमने क्या सीखा? यह सदिश z अक्ष की दिशा के साथ
यह कोण अंतरित कर रहा है। कैसे प्राप्त किया? जेड अक्ष की दिशा में हमने स्वयं से एक सदिश मान लिया, सबसे सरल 1 के कैप। अगर आप 20 के कैप मानेंगे तो भी उत्तर ही आएगा, खुद से करके एक बार देख लीजिए। कोई भी सदिश जेड अक्ष की दिशा में मान लें और दिए हुए सदिश ए और इस सदिश बी के बीच का कोण कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट दो दिए हुए सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने में बेहद सहायक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। यहां पे आप कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट करेंगे। दो सदिश ए और बी दिए हुए हैं। ए और बी दो सदिश दिए हुए हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पुनः एक विशेष प्रकार का गुणन है जिसको हम इस संकेत के द्वारा दिखाते हैं, ए क्रॉस बी, और इसीलिए नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और कोई वजह नहीं है। दो सदिशों का एक नया प्रकार का गुणन जिसको हम इस संकेत के द्वारा निरूपित करते हैं, इसको हम सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। सदिशों का सदिश गुणन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह रिजल्ट ए क्रॉस बी स्वयं एक सदिश है। अभी हमने देखा कि ए डॉट बी एक अदिश राशि है, लेकिन ए क्रॉस बी एक सदिश राशि होती है। ए क्रॉस बी एक सदिश राशि है, पहली बात। दूसरी बात, ए क्रॉस बी की दिशा सदिश ए एवं बी के तल के लंबवत होती है। सदिश ए क्रॉस बी की दिशा सदिश ए एवं बी के तल के लंबवत होती है। इसको लिख लीजिए, इसका अर्थ समझाता हूं। और साथ में सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण, ए का परिमाण बी का परिमाण गुना साइन थीटा के बराबर होता है, जहां थीटा दोनों दिए हुए सदिश ए और बी के बीच का कोण है। इसको पहले आप नोट करें। दो सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इस संकेत के द्वारा व्यक्त होता है। ए क्रॉस बी खुद एक नया सदिश है। दो सदिशों को मिलाकर हम एक नए सदिश की कल्पना कर रहे हैं, एक नया सदिश बना रहे हैं जिसका नाम दिया है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक सदिश है जो ए और बी दोनों के लंबवत है। इनफैक्ट दोनों के तल के लंबवत है। दोनों के तल के लंबवत है। इस बात का क्या अर्थ हुआ? देखिए, यदि यह एक तल है, इसमें यह रेखाखंड एक सदिश को व्यक्त कर रही है और यह रेखाखंड दूसरे सदिश को व्यक्त कर रही है। ऐसे एक तल में दो सदिश हैं। ऐसे तो ए क्रॉस बी एक नया सदिश है जो इस सतह के ही लंबवत है। ए क्रॉस बी इन दोनों सदिशों के लंबवत है, इस तल के लंबवत है। ऐसा या ऐसा। ए और बी अगर इस किताब की तल में दो सदिश राशियां हैं तो ए क्रॉस बी इस किताब की तल के लंबवत, इस किताब की तल के लंबवत ऐसे या ऐसे एक दूसरी सदिश राशि है। यही हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं यहां पर एक चित्र बनाकर आपको दिखा देता हूं। कल्पना करो
कि यह एक तल है, यह एक तल है और इस तल में ए और बी दो सदिश राशियां हैं। ऐसे ये दोनों सदिश राशियां इस समतल सतह के ऊपर है। ए क्रॉस बी एक नया सदिश है जो इस तल के लंबवत है। इस तल के लंबवत ऐसी दिशा में एक नया सदिश है ए क्रॉस बी। इसके नाम पे मत जाइए, नाम देखने में अजीब लग रहा है, उसका नाम सी रख लीजिए आप। हम कहना चाह रहे हैं कि ए क्रॉस बी स्वयं एक सदिश है, एक ऐसा सदिश जो दिए हुए दोनों सदिशों के लंबवत है। इनफैक्ट इनके तल के ही लंबवत है। ए और बी जिस तल में है उसके लंबवत है। यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, तो ये जो नया सदिश जिसका निर्माण हमने किया, जिसको हम ए क्रॉस बी कह रहे हैं, इस नए सदिश का परिमाण ए गुना बी गुना साइन थीटा होता है। ए पहले सदिश का परिमाण है, बी दूसरे सदिश का परिमाण है और थीटा दिए हुए दोनों सदिश ए और बी के मध्य का कोण है। यहां एक कंफ्यूजन अभी भी रह गया। यदि यह तल है, ए और बी दो सदिश इस तल में हैं, तो ए क्रॉस बी की दिशा तल के लंबवत ऐसे या ऐसे, इनमें से कौन सी ली जाएगी? कौन सी दिशा सही है? तल के लंबवत ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर भी हो सकती है और इसी तल के लंबवत ए क्रॉस बी की दिशा ऐसे भी हो सकती है। इन दोनों में से सही दिशा कौन सी है, इसका निर्णय कैसे होगा? इसके लिए हमारे पास एक नियम है, उस नियम को ठीक से समझिए। नियम यह है कि आपको दाहिने हाथ की चार उंगलियों को, अंगूठे को छोड़कर इन चार उंगलियों को सदिश ए की दिशा में रखकर उसे सदिश बी की दिशा में घुमाना है। सदिश ए की दिशा से सदिश बी की दिशा में जब हम अपनी दाहिने हाथ की उंगलियों को कर्ल करते हैं, घुमाते हैं, तो अंगूठा ए क्रॉस बी की सही दिशा को व्यक्त करता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि यह तल है, यह कॉपी किताब का तल जिसमें ए और बी दो सदिश हैं, ए और बी, जैसा कि इस चित्र में भी दिख रहा है। ए यह सदिश है, बी यह सदिश है, ए इधर है, बी इधर है। ए क्रॉस बी निश्चित रूप से इस किताब की तल के लंबवत ऐसा या ऐसा एक सदिश है। कौन सी सही दिशा है जानने के लिए हम दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को ए के समानांतर रखिए, इस प्रकार रखिए जिससे आप उसको आसानी से बी की तरफ घुमा सकें। अपनी चार उंगलियों को अगर आप आसानी से बी की तरफ घुमाते हैं तो अंगूठा ऊपर जा रहा है, यही ए क्रॉस बी की सही दिशा है। अगर आप अपनी चार उंगलियों को ऐसा रख लेंगे ए के समानांतर, तो आप इसे बी की तरफ नहीं घुमा पाएंगे। आपकी उंगलियां दर्द से परेशान हो जाएगी। आप अपने हाथ को ऐसे रखेंगे, हथेली को, तभी आप ए से बी की तरफ आसानी से उंगलियों को घुमा पाएंगे। जब आप घुमाएंगे तो अंगूठा ए क्रॉस बी की सही दिशा को दर्शाता है। ए और बी, यह सदिश ए, यह सदिश बी, ए क्रॉस बी ऊपर। इसी चित्र में यदि हम बी क्रॉस ए की दिशा प्राप्त करना चाहें, इसी चित्र में यदि हम बी क्रॉस ए की दिशा प्राप्त करना चाहें, यह बी है और यह ए है, तो ध्यान दीजिए, अब मैं अपने हाथ को ऐसे रखूंगा तो बी से ए की तरफ उंगलियों को आसानी से नहीं घुमा सकता, मुझे हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा। अब मैं बी से ए की तरफ आसानी से उंगलियों को घुमा पा रहा हूं, यह बी है, यह ए है। बी से ए की तरफ उंगलियों को घुमा पाऊं, इसके लिए हथेली को ऐसे रखना पड़ेगा, अंगूठा नीचे जा रहा है। जी हाँ, बी क्रॉस ए की दिशा नीचे की तरफ है। आशा करता हूं आपको दिशा कैसे प्राप्त करनी है इसका सही बोध हो गया होगा। आपकी याददाश्त में यह बात रहे, इसलिए यहां लिख देता हूं, ए क्रॉस बी की सही दिशा दाहिने हस्त नियम से ज्ञात होता है। दाहिने हस्त का नियम क्या है? अपने दाहिने हाथ की चार उंगलियों को ए के समानांतर रखिए,
जिससे आप उसको आसानी से बी की तरफ घुमा सकें। अंगूठा ए क्रॉस बी की दिशा को व्यक्त करता है। ए क्रॉस बी एक सदिश है जिसका परिमाण ए बी साइन थीटा है। आइए सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बताऊं कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, यह गलत है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के परिमाण तो समान है, ए बी साइन थीटा, परंतु दोनों सदिश समान नहीं है, दोनों सदिश विपरीत दिशाओं में है। ये दोनों बराबर नहीं होते। यदि दो सदिशों की दिशाएं विपरीत हैं, अलग अलग दिशाएं हैं, तो भले ही उनके परिमाण समान है, हम उन्हें बराबर सदिश नहीं कहते। दो सदिश समान सदिश बराबर सदिश तभी कहे जाएंगे जब उन दोनों के परिमाण एवं दिशा दोनों ही समान हो। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के परिमाण तो समान है, किंतु इनकी दिशाएं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर सदिश नहीं है। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भी बी क्रॉस ए सदिश है उसको उल्टा कर दीजिए तो आपको ए क्रॉस बी प्राप्त हो जाएगा। दोनों बराबर है परंतु विपरीत है। विद्यार्थियों, आई क्रॉस आई का मान बता पाएंगे आप मुझे? शून्य। क्यों? क्योंकि आई और आई के बीच का कोण दोनों एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है, थीटा शून्य है और वहां पे आता है ए बी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ये सभी शून्य होते हैं। क्या आप मुझे बता पाएंगे आई क्रॉस जे क्या होता है? आई क्रॉस जे, आई एक एक्स अक्ष की दिशा में एक परिमाण का सदिश है, जे वाई अक्ष की दिशा में एक परिमाण का सदिश है ना। तो आई क्रॉस जे एक सदिश राशि है जो जेड अक्ष की दिशा में है। भाई आई एक्स अक्ष की दिशा में सदिश है, जे वाई अक्ष की दिशा में, ऐसे दिखा लेते हैं ना इस कॉपी में। आई इधर एक सदिश है, जे इधर एक सदिश है, तो आई क्रॉस जे जेड अक्ष की दिशा में एक सदिश है और उस नए सदिश का परिमाण क्या है? ए बी साइन थीटा। पहले का परिमाण 1, बी दूसरे का परिमाण 1, साइन 90 डिग्री, आई और जे के बीच का कोण 90 डिग्री। ये हो गया हमारे ए क्रॉस बी नाम के सदिश का परिमाण। ए क्रॉस बी का परिमाण होता है ए बी साइन थीटा, इसका परिमाण 1, बी का परिमाण 1, साइन 90 डिग्री। ये ए क्रॉस बी का परिमाण हुआ। ए क्रॉस बी आई क्रॉस जे एक सदिश राशि है जिसका परिमाण इतना है और इसकी दिशा किधर है? जेड अक्ष की दिशा में। तो 10 परिमाण का सदिश जेड अक्ष की दिशा में है, उसको क्या लिखते हैं? 10 के कैप। 8 न्यूटन का बल जेड अक्ष की दिशा में है, उसको क्या लिखते हैं? 8 के कैप। तो आई क्रॉस जे एक नया सदिश है जिसकी दिशा जेड अक्ष की दिशा में है, उसका परिमाण इतना है। इतने परिमाण का सदिश जेड अक्ष की दिशा में क्या लिखेंगे? के कैप। तो 1 गुना 1 गुना 1 के कैप। ध्यान देना, इसका अर्थ हुआ आई क्रॉस जे के कैप होता है, माइनस के कैप क्यों नहीं? आई क्रॉस जे अगर ये एक्स अक्ष की दिशा है, ये वाई अक्ष की दिशा है, तो आई क्रॉस जे ऊपर की तरफ एक सदिश हुआ। यह जेड अक्ष क्यों है, ऋणात्मक जेड अक्ष क्यों नहीं है? आप बहस कर सकते हैं कि इस दिशा को जेड अक्ष क्यों माने, माइनस जेड अक्ष क्यों ना माने। हम धनात्मक जेड अक्ष इधर ले लें तो लिया जा सकता था, परंतु यह एक परिपाटी है, यह एक परिपाटी है। जिस कार्टेशियन सिस्टम का उपयोग हम करते हैं, जिस एक्स वाई जेड निकाय का हम प्रयोग करते हैं, उसमें जेड अक्ष की धनात्मक दिशा हमेशा इसी प्रकार प्राप्त होती है। क्या कह रहा हूं मैं? यदि किसी प्रश्न को हल करते समय तुमने यह एक्स अक्ष की दिशा ली, यह वाई अक्ष की दिशा ली, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, तो जेड अक्ष की धनात्मक दिशा कोई विद्यार्थी इधर ले ले और कोई इधर ले ले, नहीं चलेगा। नियम यह है
कि धनात्मक x से धनात्मक x की दिशा से धनात्मक y की दिशा में, धनात्मक x से धनात्मक y की दिशा में दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमाइए, अंगूठा धनात्मक z की दिशा को बताता है। ये नियम है। यह अगर x है या y है तो धनात्मक z ऊपर ही है। इसलिए I क्रॉस j ये परिपाटी है, यह नियम है जो सभी लोग जिसको मानते हैं। I क्रॉस j k ही होता है, याद कीजिए। I क्रॉस j अगर k होता है तो यहां से आप समझ सकते हैं कि j क्रॉस k या j क्रॉस I माइनस k होगा। ध्यान दीजिएगा, I क्रॉस j यदि k होता है तो j क्रॉस I माइनस k होता है। a क्रॉस b और b क्रॉस a एक दूसरे के विपरीत सदिश है। ठीक इसी प्रकार j क्रॉस k I होता है, याद कीजिए विद्यार्थियों, और k क्रॉस j माइनस I होता है। ठीक इसी प्रकार k क्रॉस I j होता है और I क्रॉस k माइनस j होता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे बिल्कुल अभी के अभी याद कर लें। I क्रॉस j k होता है, j क्रॉस I माइनस k होता है, j क्रॉस k I होता है, k क्रॉस j माइनस I होता है, k क्रॉस I j होता है और I क्रॉस k माइनस j होता है। इसको याद करने के लिए अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो एक सरल विधि ऐसी हो सकती है। एक ऐसा वृत्त बना दें, इस वृत्त पर यहां I लिख दें, यहां J लिख दें और यहां K लिख दें। अब देखिए, यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते समय पहले से दूसरे पद तक जाते हुए आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं तो उत्तर धनात्मक होगा। क्या कह रहा हूं मैं? I क्रॉस J यदि आप कर रहे हैं, I से J जाने के लिए घड़ी के सुई की दिशा में घूम रहे हैं, I क्रॉस J, I से J जाने के लिए घड़ी के सुई की दिशा में घूमे तो उत्तर I क्रॉस J प्लस K होगा। ठीक इसी प्रकार J क्रॉस K करने के लिए आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमें, J क्रॉस K करेंगे तो उत्तर प्लस I होगा। और K क्रॉस I करने के लिए भी आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमे तो K क्रॉस I करने से उत्तर प्लस J होगा। कैसे? I क्रॉस J करने से प्लस K, J क्रॉस K करने से प्लस I, K क्रॉस I करने से प्लस J। इसी चित्र में यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो उत्तर ऋणात्मक होगा। जैसे आप I क्रॉस K निकालने का प्रयास कर रहे हैं, I से K जा रहे हैं, I क्रॉस K घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमे I से K जाने, तो I क्रॉस K उत्तर माइनस J होगा, I क्रॉस K माइनस J होगा। K क्रॉस J यदि आप करेंगे तो भी आप घड़ी के विपरीत घूम रहे हैं, K क्रॉस J करेंगे उत्तर माइनस I होगा, K क्रॉस J माइनस I होगा। और इसी प्रकार से J क्रॉस I करेंगे तो उत्तर जो है वो माइनस K होगा। तो घड़ी के सुई के विपरीत घूमेंगे तो उत्तर ऋणात्मक होगा, घड़ी के सुई की दिशा में घूमेंगे उत्तर धनात्मक होगा। तो विद्यार्थियों, अगली क्लास में हम इस क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर और पूरे सदिश पाठ के ऊपर कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो उसके लिए सारी चीज़ों को रिवाइज करके आइएगा। अगली क्लास में हम खूब सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए मैं शशि भूषण तिवारी आपको अलविदा कहता हूँ।